प्लेन क्रैश होता है। कुछ दिनों बाद उसका ब्लैक बॉक्स मिल जाता है और फिर चारों तरफ खामोशी छा जाती है। जवाब मिलने में हफ्तों, महीनों, कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? जैसे ही खबर आती है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, हम सबको लगता है बस अब सारी पहेली सुलझ जाएगी। अब पता चल जाएगा कि असल में हुआ क्या था। लेकिन सच तो ये है कि ब्लैक बॉक्स का मिलना कहानी का अंत नहीं है। ये तो एक बेहद मुश्किल और लंबी जांच की बस शुरुआत है। तो चलिए इसी निराशा की जड़ को समझते हैं, जहां से अक्सर अफवाहें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक बहुत ही आम गलतफहमी। यही है वो गलतफहमी। सबको लगता है कि ब्लैक बॉक्स एक तरह की यूएसबी ड्राइव है, जिसे बस कंप्यूटर में लगाया और क्रैश का पूरा वीडियो सामने आ गया है। पर असलियत इससे कोसों दूर है। तो सवाल ये है कि अगर ये एक पेन ड्राइव नहीं है, तो फिर इसके अंदर है क्या? आइए जरा इसके अंदर की टेक्नोलॉजी को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, इसके अंदर कोई MP4 वीडियो फाइल नहीं होती। जरा कल्पना कीजिए कि ये एक ऐसी भाषा में लिखी किताब है जिसे कोई नहीं पढ़ सकता। ये सिर्फ 0 और 1, यानी 0 और 1 की एक न खत्म होने वाली उलझी हुई लाइन है। एक डिजिटल पहेली। इस पहेली के दो अहम हिस्से हैं। पहला है FDR, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे हम प्लेन का दिमाग कह सकते हैं। ये प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की परफॉर्मेंस जैसे हजारों पैरामीटर्स को हर सेकंड रिकॉर्ड करता है। और दूसरा है CVR, यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो प्लेन के कान है। ये पायलट्स की बातचीत, अलार्म्स और कॉकपिट की हर छोटी बड़ी आवाज को रिकॉर्ड करता है। लेकिन उन 0 और 1 का मतलब क्या है? यहीं पर काम आती हैं कैलिब्रेशन टेबल्स। इन्हें एक तरह की सीक्रेट डिक्शनरी समझिए, जो हर एयरक्राफ्ट मॉडल के लिए बिल्कुल अलग होती है। और इस डिक्शनरी के बिना वो सारा डेटा सिर्फ एक बेमतलब का शोर है। लेकिन कई बार चुनौती सिर्फ डिजिटल नहीं होती, बल्कि फिजिकल भी होती है। आखिरकार ये बॉक्स एक भयानक क्रैश से गुजरा है। वैसे तो ये बॉक्स 3400 जी फोर्स के इम्पैक्ट को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब ये कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि एक फाइटर जेट का पायलट करीब 9 जी फोर्स पर ही बेहोश हो जाता है। ये उससे भी 370 गुना ज़्यादा ताकतवर टक्कर है। पर इतनी मजबूत बनावट के बावजूद कभी-कभी क्रैश इतना भयानक होता है कि अंदर की नाजुक मेमोरी चिप्स भी डैमेज हो जाती हैं। जैसे जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 के मामले में हुआ था, जहां FDR की चिप महीनों बाद जली हुई और मुड़ी-तुड़ी हालत में मिली थी। और यहीं से शुरू होती है एक तरह की फोरेंसिक सर्जरी। एक्सपर्ट्स इन डैमेज चिप्स को बहुत ही सावधानी से निकालते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे साफ करते हैं और फिर एक एक बिट करके डेटा को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। ये कोई कॉपी पेस्ट का काम नहीं, ये एक डिजिटल ऑटोप्सी है जिसमें हफ्तों लग जाते हैं। इन तकनीकी मुश्किलों के अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है जो इस प्रक्रिया को धीमा करती है, और वो ये है कि आधा सच कभी-कभी पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जांच का मकसद सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये पक्का करना है कि ऐसा दोबारा कभी न हो। जरा सोच कर देखिए, अगर जांच एजेंसी सिर्फ एक जानकारी बाहर दे दे, विमान की ऊंचाई अचानक बहुत तेजी से गिरी, मीडिया में तुरंत तूफान आ जाएगा, है ना? हर तरफ अटकलें लगनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे जरूरी सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं। भाई, ऊंचाई गिरी क्यों? क्या कोई मैकेनिकल फेलियर था? क्या मौसम खराब था? या कहीं ये पायलट की जानबूझकर की गई हरकत तो नहीं? या हो सकता है ये बस एक छोटे से सेंसर की गड़बड़ी हो? CVR से मिली पायलट्स की बातचीत के बिना FDR का डेटा सिर्फ एक अधूरा तथ्य है, पूरी कहानी बिल्कुल नहीं। और जब दांव पर अरबों डॉलर और हजारों जाने लगी हों, तो जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है। बोइंग 737 मैक्स का मामला इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब इथियोपियन एयरलाइंस 302 के क्रैश की जांच से एक खास सिस्टम की खराबी का पता चला, तो दुनिया भर में उस मॉडल के 387 विमानों को तुरंत जमीन पर उतार दिया गया। इस एक जांच के नतीजों से बोइंग के शेयर 20% तक गिर गए और कंपनी को अरबों का नुकसान हुआ। सोचिए, एक ब्लैक बॉक्स से निकले डेटा में कितनी बड़ी ताकत होती है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अरबों डॉलर के कानूनी मुकदमे और बीमा के दावे दांव पर होते हैं। ICAO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सख्त नियम होते हैं जिनका पालन करना ही पड़ता है। और सबसे बढ़कर CVR में पायलटों के आखिरी पर रिकॉर्ड होते हैं,
उनकी निजता और उनके परिवार की भावनाओं का सम्मान करना एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसीलिए विमान दुर्घटना जांच की दुनिया का सिर्फ एक ही मंत्र है, रफ्तार से ज्यादा जरूरी है सच्चाई। लक्ष्य सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि सही जवाब देना है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। तो असल में एक जांच की टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखती है। बॉक्स को ढूंढने में ही दिन से लेकर साल तक लग सकते हैं। डेटा को सिंक और एनालाइज करने में कई हफ्ते लगते हैं। फिर एक शुरुआती रिपोर्ट जिसमें सिर्फ तथ्य होते हैं, वो 1-2 महीने में आती है, और फाइनल रिपोर्ट जिसमें दुर्घटना का कारण बताया जाता है, उसे आने में 1 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो अगली बार जब किसी जांच में देरी हो तो ये बात याद रखने जैसी है कि लक्ष्य तुरंत कुछ बता देना नहीं है, बल्कि सटीकता के साथ पूरी सच्चाई सामने लाना है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारी इस 24/7 न्यूज़ और इंस्टेंट अपडेट की दुनिया में सच को खोजने का ये धीमा और मेथोडिकल तरीका, क्या ये एक आउटडेटेड सिस्टम है, या फिर हमारी सुरक्षा के लिए ठीक वैसा ही सिस्टम है जिसकी हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है?